जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के इस फ्री आंसर राइटिंग का जो 90 दिन का चैलेंज है उसका आज डे 8 है और हम लोग बेसिकली आज जीएस पेपर 2 का एक गवर्नेंस का क्वेश्चन उठाएंगे। देखिए आईआर के लिए भी बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं आईआर का क्वेश्चन कराया जाए। 2-3 दिन में अपने आप सामने आने वाला है। ठीक है, जो प्लानिंग सेट हो चुकी है पहले उसके हिसाब से आप लोग चलिए। क्वेश्चन आपके सामने है जीएस पेपर 2 का, जो कि यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज की वृद्धि की धीमी दर के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है रहे हैं? सार्वभौमिक कवरेज को शीघ्र प्राप्त करने की इस गति में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए हालिया कदमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है 2 पार्ट में। इसके अलावा इसको 200 शब्दों में लिखना है, जो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। व्हाट फैक्टर्स हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो रेट ऑफ इंक्रीज इन कवरेज अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी? मेंशन द रिसेंट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेलरेट द स्पेस ऑफ अचीविंग यूनिवर्सल कवरेज। ठीक है, तो ये आप सबने हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, प्रश्न है जीएस पेपर 2 का, एक आप कह सकते हैं जो सरकारी नीतियों से रिलेटेड प्रश्न है, गवर्नेंस से रिलेटेड जो प्रश्न है, उसमें प्रश्न है सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कवरेज में वृद्धि की धीमी दर के लिए कौन से कारक उत्तरदायी रहे हैं? पहला, सार्वभौमिक कवरेज को शीघ्र प्राप्त करने के इस गति में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए हालिया कदमों का उल्लेख कीजिए। दूसरा, तो ये मुख्यतः 2 प्रश्नों से मिलकर बना हुआ एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको 250 शब्दों में देना है। जनरली आप यूपीएससी का पेपर देंगे तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको समझना है कि आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चरिंग क्या हो, क्या क्या पॉइंट्स आपके होने चाहिए, आपको ये इसमें सीखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप पहले वीडियो पॉज करें, कम से कम 1 मिनट स्ट्रक्चरिंग करें आंसर की और फिर आगे बढ़ें। उससे पहले आंसर लिखने से पहले कुछ एक्सपर्ट टिप्स की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के कोई भी प्रश्न है और खास करके जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 में जो मुख्यतः सोशल जस्टिस और गवर्नेंस से रिलेटेड प्रश्न है, उसमें पूछे कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ, उसके कारण बताएं। तो आपको ध्यान में रखना है 4A रूल। नियम है 4A रूल, अभी मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस, एक्सेप्टेबिलिटी, ये हेडिंग आपकी हमेशा रहेगी, फिक्स कर लें। कोई भी प्रश्न पूछे, जैसे फॉर एग्जांपल जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा क्यों नहीं है, तो पहली बात अफोर्डेबल नहीं है। भाई जो जनजातीय लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है कि शिक्षा अफोर्ड कर पाए। अवेलेबिलिटी नहीं है, जो मास्टर साहब लोग हैं वो उपलब्ध नहीं है। मैं शॉर्टकट में बात कर रहा हूँ, बेसिकली हम इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, वो मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। अवेयरनेस नहीं है, सरकारी शिक्षा कार्यक्रम चाहे एकलव्य स्कूल प्रोग्राम हो या फिर जनजातीय शिक्षा योजना हो, जो भी हो, इन्हें पता नहीं है। तीसरा एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी मतलब स्वीकार्यता। जो हम पढ़ाते हैं उसमें क्या पढ़ाते हैं कि आदिवासियों की जो जीवन शैली है वो बहुत ही प्राचीन है और दयनीय जीवन शैली है, तो ये उनकी संस्कृति के खिलाफ है, तो इसका वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं कर पाते हैं। इस वजह से शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब है। आप चाहे तो ये बताएं, अगर भारत में घरेलू हिंसा के कारणों पर चर्चा करें, वहां पे भी आप यही लिख सकते हैं, अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस, एक्सेप्टेबिलिटी। देखिए क्या घरेलू हिंसा लगभग एक्सेप्टेबल है, इसीलिए तो हो रहा है। दूसरा अवेलेबल है, भाई पढ़े लिखे लोग यही सोचते हैं और इसी वजह से घरेलू हिंसा करते हैं। अवेयरनेस की कमी, जो सरकारी स्कीम्स है उनकी, जो घरेलू हिंसा संबंधित कानून है उसकी कमी है। फिर अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछे कि देश में माल न्यूट्रिशन या कुपोषण क्यों बढ़ रहा है, उसके कारण, तो फिर यही खाद्य सुरक्षा संबंधित जितने पॉइंट, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस, एक्सेप्टेबिलिटी, सबके कुछ कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो हम स्ट्रक्चरिंग एक दिमाग में बैठाए रहते हैं और कोई भी प्रश्न पूछता है तो हमारा सीधा दिमाग इन 4 चीज पे जाता है और हम आंसर राइटिंग एक बहुत ही उचित तरीके से कर पाते हैं, जिसमें समय बहुत बचता है। आपको अगर ये 4 पॉइंट याद है तो आपका समय बहुत बचेगा, आपके 4 हेडिंग फिक्स और अंदर के पॉइंट आप जल्दी से वहां पे पुट कर देंगे और आपका आंसर बहुत अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा चीज है जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 का आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें नागरिक समाज है, दबाव समूह है विभिन्न, ठीक है, शिकायत निवारण प्रणाली चार्टर है, सिटीजन चार्टर है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं जीएस पेपर 2 के, उसका आपको विभिन्न प्रश्नों में यूज करना है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप सजेशन देंगे, जैसे कारण पूछा है, मान लीजिए जैसे हमने बात की अभी खाद्य सुरक्षा भारत में क्यों नहीं पूरी तरह से, या कुपोषण में मृत्यु अभी भी क्यों हो रही है, ऐसे कारण पूछा है और अपने कारण 4A से बताए, 4A कारण बताया आपने। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है जब आप सजेशन देंगे तो सजेशन में क्या ध्यान रखेंगे, नागरिक समाज को शामिल किया जाए हर उत्तर के सजेशन में, कैसा भी उत्तर रहे आंख बंद करके आप ये सजेशन लिखिए, बिल्कुल सही जाएगा। शिकायत निवारण प्रणाली अपनाई जाए, मोबाइल ऐप, चाहे तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मोबाइल ऐप बनाया जाए इसके लिए, चाहे वो ड्रग्स
भारत में ड्रग ओवर यूज हो या ड्रग अब्यूज हो, ऐसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है जो भी जीएस पेपर 2 में आप एक बार चेक करें, जितने तरीके के ऐसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें कारण उनका समाधान की चर्चा करने के पूछा है, सब में आप ये 4A रूल और ये 3 सजेशन हर प्रश्न में यूनियन करके आप दे सकते हैं। एक दो प्रश्न स्पेसिफिक कुछ चीजें आप चेंज कर सकते हैं, जैसे किसी प्रश्न में हो सकता है अफोर्डेबिलिटी ना बन रहा हो, किसी प्रश्न में हो सकता है अवेलेबिलिटी ना बन रहा हो। जस्ट आप ये 4A रूल याद रखें, हर प्रश्न में इसको अपनाने की कोशिश करें। अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं और प्रश्न को इसी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न में 3 पार्ट क्या होते हैं? भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष। देखिए, भूमिका में आप क्या समझा सकते हैं? यूआईपी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस तरह से आप समझा सकते हैं। मैं इसको यूआईपी बोलूंगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, हर बार थोड़ा आसान होता है बोलने में। मुख्य भाग, कवरेज में वृद्धि के धीमी दर के कारण, यही तो प्रश्न नंबर 1 पूछा हुआ है। फिर दूसरा मुख्य भाग का सरकार कौन से उपाय कर रही है, आपको वो बताना है। फिर निष्कर्ष आप क्या लिखेंगे कि सरकार इतने उपाय कर रही है, किस प्रकार पूर्ण कवरेज प्राप्त किया जाए। यानी कुछ आप भी सुझाव अपने सामने दे दीजिए कि भाई सरकार तो इतने काम कर रही है, कुछ कुछ मेरे सुझाव ये अपना लिए जाए तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से इम्यूनाइजेशन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें आंसर की स्ट्रक्चरिंग करनी है। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन मैंने क्या लिखा। देखिए, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य, यहां पे आप तुरंत ब्रैकेट में यूआईपी लिख दें। इससे क्या होगा, आगे के जब आंसर में आपको सार्वभौमिक टीकाकरण यूज करना पड़ेगा तो वहां पे आप यूआईपी लिख के काम चला सकते हैं। हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो यूआईपी चाहे तो ऐसे लिख दें। वैसे मैं तो क्या करता था, जो आंसर राइटिंग करता था उसमें मैं यूआईपी ऐसे सीधे ऐसे लिख देता था। तो आपको जो चाहे आप वो अपना सकते हैं, चाहे देवनागरी लिख में, चाहे ऐसे। सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम का उद्देश्य देश में टीकाकरण के द्वारा रोके जा सकने वाले रोगों जैसे पोलियो, चेचक, टिटनस, हेपेटाइटिस, जो आपको याद है यहाँ पे लिख दें 1-2 एग्जाम्पल, से रक्षा करके बाल एवं शिशु मृत्यु दर में कमी करनी है। तो मैंने उद्देश्य भी बता दिया और यूआईपी को एकदम क्रिस्प वे में, हम कह सकते हैं 25 से 30 शब्दों में देखिए यहाँ पे समझा दिया। अब प्रश्न के संदर्भ पे आएंगे। हालांकि टीकाकरण में तीव्र वृद्धि के बावजूद NFHS 4 के आंकड़ों के अनुसार भारत अभी भी सार्वभौमिक टीकाकरण के अपने लक्ष्य से दूर है, जिसके पीछे निम्न कारण है। अब मैंने क्या बताया कि भारत अभी भी सार्वभौमिक टीकाकरण के अपने लक्ष्य से काफी दूर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी मैंने एक गेम खेला है। जनरली आप देखेंगे इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप कुछ कुछ संस्थाओं के नाम कोट करते हैं। जैसे अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू आएगा, यहाँ पे सार्वभौमिक टीकाकरण एक हेल्थ से रिलेटेड इश्यू है, यहाँ पे आप NFHS 4 को कोट करें हमेशा। हालिया ही सर्वे हुआ था, इसको बोलते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, फुल फॉर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है। NFHS 4 कोट कर दें, चाहे तो आप स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों को कोट कर सकते हैं। तो जब आप ऐसे कुछ लिखते हैं कि इनके आंकड़ों के अनुसार, तो ये आपका जो तर्क है उसको ऑथेंटिसिटी एक प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार का प्रयोग अवश्य करें। अब हम आते हैं जो मेन बॉडी है। मेन बॉडी में कारण, तो मैंने जो हेडिंग्स बताए थे 4, देखिए उसी में होगा। अवेलेबिलिटी, तो अवेलेबिलिटी किन किन चीजों की होनी चाहिए भाई, आपको टीकाकरण करना है तो आपके अंदर क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए। पहला, टीके उपलब्ध हो। दूसरा, टीका लगाने वाले लोग उपलब्ध हो। तीसरा, जो लॉजिस्टिक है यानी जो परिवहन योग्य सामग्रियां हैं वो उपलब्ध हो। अब देखिए वहां को मैंने कैसे लिखा। टीकों की उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानता व्याप्त है। मुख्यतः पर्वतीय, रेगिस्तानी एवं ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन हेतु कोल्ड स्टोरेज एवं लॉजिस्टिक प्रणाली की कमी है। तो मैंने ये दोनों चीजें भी ऐड कर दी इसी में। मैंने क्या बोला कि भाई ऐसा ऐसा है कि हमारे पास टीके ही उपलब्ध नहीं है, और उपलब्ध भी हैं तो क्षेत्रीय समानता है। फॉर एग्जाम्पल, केरल में आप देखेंगे तो 80% से ज्यादा क्षेत्रों में टीके की उपलब्धता है, लेकिन आप अगर नॉर्थ ईस्ट के किसी क्षेत्र पे चले जाएं तो वहां पे आप देखेंगे कि टीकों की उपलब्धता में कमी है। तो मैंने इसको बता दिया। फिर बी, टीकाकरण वाले फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं एवं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है। तो हमारे पास क्या है, पहले तो कार्यकर्ताओं की कमी है, उसके बाद जो कार्यकर्ता जहां पे बैठेंगे यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में, उनकी भी कमी है। बिल्कुल आप बता सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट हमारे अवेलेबिलिटी से रिलेटेड हो गए। दूसरा पॉइंट एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी क्या है इसको समझिए। आप देखेंगे विशेषकर जनजातीय समूहों एवं अल्पसंख्यकों में टीकाकरण को दुराग्रह पूर्वक देखा जाता है। माना जाता है कि टीकाकरण करवा लेंगे तो बांझपन की समस्या हो जाएगी। टीकाकरण के द्वारा सरकार क्या कर रही है, नसबंदी कर रही है, ऐसा वो सोचते हैं। जो मुख्यतः अल्पसंख्यक वर्ग है एवं जो जनजातीय वर्ग है, ऐसा उनकी संस्कृतियों में यह प्रचलित नहीं है।
अशिक्षा एवं अंधविश्वास के कारण तंत्र मंत्र एवं झाड़ फूक पर वो लोग भरोसा करते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया 2 पॉइंट्स में, यानी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है टीकाकरण को लेके, खुश नहीं है लोग टीकाकरण करने पे कि हमारे बच्चों की रक्षा होगी। वो कहते हैं यार हमारे धर्म के खिलाफ है। आप चाहे तो ऐसे कह सकते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध भी हो जाता है उनके लिए टीकाकरण। फिर तीसरा जो पॉइंट मैंने लिखा, अवेयरनेस। अब अवेयरनेस किस चीज की? तो यूआईपी यानी जो टीकाकरण कार्यक्रम है इसकी जागरूकता का अभाव है, टीका उपलब्धता की जानकारी की कमी है। यानी जो लोग हैं गांव गिराव में, पता ही नहीं होता है कि आज टीका उपलब्ध है। मान लीजिए टिटनेस का टीका आप लगवाने गए, बच्चे को पता ही नहीं है आज उपलब्ध नहीं है। फिर आप अगली बार आएंगे तो पता चला फिर भी नहीं उपलब्ध हुआ, तो बेचारा कई बार आएगा, तो उसको जागरूकता नहीं है कि किस समय रहता है टीका, किस समय नहीं रहता है। तो इसको ध्यान में रखें। फिर जो चौथा पॉइंट है मेरा, अफोर्डेबिलिटी हेडिंग के अंतर्गत गरीब जनता की स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच एवं समयबद्ध पुनरावृत्ति हेतु लागत चुका पाने में समस्या। देखिए मैंने इसको किस प्रकार लिखा कि कोई गरीब जनता है, वो जाएगी टीकाकरण केंद्रों तक तो परिवहन का खर्चा लगाएगा। इसके अलावा जो पुनरावृत्ति है, आप भाई कई टीके ऐसे होते हैं जैसे हेपेटाइटिस बी या फिर टिटनेस या फिर जो टीबी से रिलेटेड, मतलब कई ऐसे टीके होते हैं जिनको 2-3 बार लगवाने पे इनका पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है, जैसे रेबीज। तो जब तक आप पूरा कोर्स नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक वो टीका फायदा नहीं देगा। तो आपको कई बार जाना पड़ता है, तो उसमें जो गरीब वर्ग उनकी लागत आती है, तो ये भी वो नहीं उठा पाते हैं, अफोर्डेबल इनके लिए टीकाकरण नहीं हो पाता है। तो आप बता सकते हैं कि ये 4 मुख्य कारण हैं। इसके अलावा आपको 1-2 कारण अगर और याद आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पे छूटा हुआ है, तो आप क्या करें, कुछ नहीं, आपको अन्य कारणों में लिख देना है अन्य कारण, और यहाँ पे आपको क्या करना है 1-2 जितने आपको याद है वो लिख सकते हैं आप। क्योंकि फिर से वही बात, स्पेस एवं टाइम ये भगवान ने हमें सीमित दिया है, तो हम उसका यूज करें, जितना दिया है उतने में। अब हमें क्या करना है, बताना है कि सरकार क्या काम कर रही है। तो हमने क्या लिखा, हालांकि 2030 तक सार्वभौमिक टीकाकरण के एसडीजी लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य से कवरेज की गति बढ़ाने के लिए सरकार निम्न प्रयास कर रही है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एसडीजी को लगा दिया। आप सतत विकास लक्ष्य आपने पढ़ा होगा, उन लक्ष्यों में गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, जो तीसरा लक्ष्य है स्वास्थ्य, उसमें सार्वभौमिक टीकाकरण 2030 तक प्राप्ति का एक लक्ष्य है। मैंने उसको यहाँ पे यूज किया, जो कि मेरे प्री की तैयारी के दौरान मैंने पढ़ा था, उसको यूज किया कि 2030 तक सार्वभौमिक टीकाकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से सरकार भी कई प्रयास कर रही है। क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा है, देखिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के उल्लेख कीजिए। अब मैंने वहां पे लिंकेज कर दिया कि सरकार कुछ कदम उठा रही है। तो पहला, मिशन इंद्रधनुष एवं सघन मिशन इंद्रधनुष, इसको क्या करिए आप चाहे तो बक्से में कर सकते हैं या फिर अंडरलाइन कर दें, द्वारा छूटे हुए क्षेत्रों में तीव्र टीकाकरण अभियान। मतलब ये मिशन इंद्रधनुष और सघन मिशन इंद्रधनुष क्या है, ये जो टीकाकरण कार्यक्रम है बेसिकली इसी के द्वारा, इसी को जो मुख्यतः छूटे हुए क्षेत्र हैं, जैसे कई झुग्गी झोपड़ियां, ग्रामीण पंचायतें जो जनजाति हैं, विशेषतर जो पीवीटीजीज जो ग्रुप हैं, वहां पर इसका विस्तार किया जाएगा। तो ये है। इसके बाद ईविन प्रणाली, ई वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, आप इसको ऐसे जान सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, ये यूएनडीपी के सहयोग से विकसित किया गया है। ध्यान रखें ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल में चर्चा में रहा ई-विन प्रणाली किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना ये टीकाकरण से संबंधित है। दूसरा पूछ सकता है कि यह किसके सहायता से भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको बनाया गया है। तो ईविन प्रणाली यूएनडीपी के सहयोग से विकसित इस प्रणाली में टीकाओं का तापमान, उनकी उपलब्धता की ट्रैकिंग हो पाती है। बेसिकली ये क्या करता है, एक ऐप है, एक ऐप में जो टीका से संबंधित जो आपके वाहन हैं या फिर जो बक्से हैं जिनमें टीका रखे जाते हैं, उनका तापमान हमेशा मेंटेन है कि नहीं है वो बताता है, आपको सूचना प्रदान करता है जिससे टीका खराब ना हो जाए। दूसरा बताता है कि कितने टीका अभी उपलब्ध हैं, तो गवर्नमेंट को क्या होता है, लॉजिस्टिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में बहुत ही आसानी होती है। इसके अलावा जो तीसरा सरकार क्या उपयोग कर रही है, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर। मैंने शुरू में बात की थी कारणों में कि पीएचसी सीएचसी की कमी है, इस वजह से टीकाकरण 100% नहीं हो पाया। सरकार क्या कर रही है, आपने जन आरोग्य योजना के बारे में अगर सुना होगा, इसके तहत सरकार 1.5 लाख प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना कर रही है। तो ये हो गया। फिर जो चौथा है, टीकाकरण का सामाजिक दुराग्रह कम करने हेतु टीकाकरण पश्चात प्रभाव की अधिक जागरूकता बढ़ा रही है सरकार। जिससे क्या होता है, टीकाकरण पश्चात मान लीजिए कई बार छोटा सा माइन्यूट बुखार आता है, तो मुख्यतः जो उसमें अल्पसंख्यक वर्ग और जनजातियां वो डर जाती हैं कि यार ये सरकार ने जानबूझ के हमारे साथ कुछ गड़बड़ कर दी। कई बार टीकाओं का हल्का बुखार आता है, कई बार तबीयत भी खराब होती है। तो सरकार अब क्या कर रही है, वो जो बाद के जो आफ्टर इम्यूनाइजेशन जो इफेक्ट है, इसको AIE बोलते हैं,
आफ्टर इम्यूनाइजेशन इफेक्ट, उसके बारे में सरकार अवेयरनेस बढ़ा रही है। इसके बाद पांचवा, प्रधानमंत्री मातृत्व लाभ जैसी योजनाओं में अनिवार्य टीकाकरण का घटक। आपको पता होगा कि ये जो 6,000 रुपए दिए जाते हैं, इसको कई किस्तों में दिए जाते हैं। आप आए, बच्चों का टीका लगवाएं, तब आपको किस्तें मिलेंगी। तो इस प्रकार अनिवार्य टीकाकरण के घटक के माध्यम से सरकार 100% टीकाकरण का प्रयास कर रही है। तो मैंने ये बताया, सरकारी योजनाओं को उल्लेख कर दिया। अब क्या है, सरकार इतना काम कर रही है, लेकिन हम भी एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, हमें भी नीति निर्माता बनना है। तो हम क्या ऐसा करें कि जल्दी से काम हो जाए, तीव्र गति से हो जाए। तो मैंने जो आपको कुछ सजेशन बताए थे, पेपर 2 में याद रखने हैं, देखिए मैंने वही यूज किया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सरकारी योजनाओं के उचित क्रियान्वयन, टीकाकरण में नागरिक समाज की भागीदारी, देखिए ये उचित शिकायत निवारण तंत्र, दूसरा, ताकि मान लीजिए कई बार टीका न उपलब्ध हो और पीएससी वाले भगा दें तो आप कंप्लेन करें कि टीका नहीं उपलब्ध है, तो शिकायत निवारण तंत्र एवं आशा एएनएम जैसे फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं का दक्ष प्रयोग। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। टीकाकरण के सतत विकास लक्ष्य की निश्चित ही पूर्ति कर सकेगा। तो मैंने बताया, देखिए ये कठिन लक्ष्य है, लेकिन अगर हम ऐसा कुछ सुझाव अपनाएं, आशा एएनएम का उपयोग करें, शिकायत निवारण तंत्र बनाएं, एक मोबाइल ऐप बना दें, तो क्या होगा, नागरिक समाज की भागीदारी बढ़ा दें, तो ये टीकाकरण कार्यक्रम जल्दी ही पूर्ण रूप से लागू हो पाएगा। दोस्तों, कुल मिलाजुला के मेरी हमेशा की यही बात रही है, ये जो सिविल सेवा एग्जाम है, ज्ञान नहीं बल्कि समझ की परीक्षा है। किस प्रकार अपना ज्ञान आप उड़ेल पा रहे हैं कॉपी में, वो भी मुख्यतः 11 मिनट के अंदर, ये बेसिकली इसी का एग्जाम है। तो घबराएं नहीं, हमेशा अभ्यास करते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे लगातार ऐसे वीडियोस ले आए, नए नए ट्रिक्स जो कि मैंने अपने अनुभवों से सीखी, आपके साथ शेयर करूं, तो कृपया इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे और हम आपके लिए नए नए कंटेंट के साथ आए। धन्यवाद।